वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उस्मान अली है और आज से मैं एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं पॉलिटिकल थॉट जो है ना वो आपको पढ़ाऊंगा। और ये सीरीज़ जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें वन बाय वन हम पॉलिटिकल थिंकर्स और उनकी थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम उन पर जो क्रिटिसिज्म हुआ है, डिफरेंट राइटर्स ने क्रिटिसिज्म किया है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज में जो है ना एक रिसर्च बेस्ड जो है ना वो नॉलेज आपको प्रोवाइड करूँगा इसमें। अच्छा, ये तो जो है ना वो बात की बात है कि डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले पॉलिटिकल थॉट की इम्पोर्टेंस या हिस्ट्री, पॉलिटिकल थॉट की इसकी इम्पोर्टेंस या हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल थाट हमारी ज़िंदगियों को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, इसकी सोसाइटी पर इम्पेक्ट्स क्या हैं या इंडिविजुअल की ज़िंदगी पर इम्पेक्ट्स क्या हैं, इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। क्योंकि पॉलिटिकल थाट की जब तक हमें इम्पोर्टेंस नहीं पता होगी तब तक हम इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, अब मैं वन बाय पॉइंट्स में जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा और मैं एक एविडेंस के साथ प्रूव करूंगा कि हमारी ज़िंदगियों को किस तरह से जो है ना वो अब ये पॉलिटिकल थॉट्स और पॉलिटिकल आइडियाज़ और थ्योरीज़ हमारे सिस्टम को या इवन एक इंडिविजुअल्स लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट जनाब ये है कि पॉलिटिकल ओपिनियन। मैं अपने आर्गूमेंट्स जो है वो सारे इस पॉलिटिकल ओपिनियन पे बेस करूँगा, जो पहला पॉइंट है। अब ओपिनियन जो है, हम बैठते हैं डिफरेंट गैदरिंग्स में, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे के साथ अपना ओपिनियन, अपनी राय का इजहार करते हैं। ये तो हमें पता है। ठीक है, मुख्तलिफ इशूज़ के बारे में, वो इशूज़ सोशल इशूज़ भी हो सकते हैं, रिलीजियस इशूज़ भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल इशूज़ भी हो सकते हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल ओपिनियन की। ठीक है, अब पॉलिटिकल ओपिनियन जो है वो हमारा दो तरह से फॉर्मुलेट होता है। ठीक है, दो तरह से हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं। एक ओपिनियन वो है जो इन्फॉर्म्ड पॉलिटिकल ओपिनियन है। ठीक है, जिसको हम एक प्रॉपर नॉलेज के थ्रू और एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो है ना वो बिल्ड करते हैं, एक फार्मूलेट करता है एक कोई भी शख्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिकॉग्नाइज करके अपने पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके और एक साउंड पॉलिटिकल ओपिनियन फार्मूलेट किया है अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में या पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में। दूसरा हमारे पास ओपिनियन ये होता है जो कि ये कैटेगरी है जनाब कि एक अनइन्फॉर्म्ड या इल इन्फॉर्म्ड या अनरिलायबल इंफॉर्मेशन के थ्रू जो हमारे पास पॉलिटिकल ओपिनियन फार्मूलेट होता है। आजकल के दौर में आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कौन सी कैटेगरी में ज़्यादातर लोग ओपिनियन, इन टर्म्स ऑफ ओपिनियन फार्मूलेशन कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आप ख़ुद ही जो है ना वो इस चीज़ को बिल्कुल जो है ना वो एडमिट करेंगे कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो या तो इल इन्फॉर्म्ड होते हैं या तो मीडिया के थ्रू जो है ना वो बिल्कुल उनका ओपिनियन जो है ना वो मीडिया फार्मूलेट कर रही होती है, क्योंकि उनकी अपनी कोई जो है ना वो स्टडी नहीं होती है, अपना कोई थॉट नहीं होता है। तो इस तरह के ओपिनियन को हम क्या कहते हैं कि जनाब इल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होता है। ठीक है, तो ये हार्मफुल अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी होता है और जिस सोसाइटी में हम रह रहे होते हैं उस सोसाइटी के लिए भी ये हार्मफुल होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल आइडिया जो है वो हमें हेल्प आउट करता है एक पॉलिटिकल ओपिनियन फार्मूलेट करने में। जब तक हम पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल ओपिनियन आइडियाज़ या थ्योरीज़ या पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल क्लाइमेट के बारे में हम नॉलेज नहीं गैदर करेंगे तब तक हम एक साउंड पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं जो है ना वो फार्मूलेट कर पाएंगे या नहीं बना पाएंगे ठीक तरह से। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जनाब पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स होते क्या हैं। वो रिलेशनशिप्स जो एक गवर्नमेंट और मासेस के दरमियान बिल्डअप होते हैं वाया डिफरेंट स्कीम्स या पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की होती हैं। द रिलेशनशिप्स बिटवीन दोज हु गवर्न एंड दोज हु आर बीइंग गवर्नड। ये ताल्लुकात होते हैं हुकूमत और जनाब आवाम के दरमियान, जो रिलेशनशिप्स होते हैं इनको हम पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स कहते हैं। अब ये रिलेशनशिप्स जो है ना ये भी बहुत अहमियत के हामिल हैं, ये भी बहुत अहमियत रखते हैं। ठीक है, अब इन रिलेशनशिप्स को हम किस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है,
हम उस वक्त तक इसको नहीं समझ सकते हैं जब तक हम पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं समझेंगे, पॉलिटिकल नॉलेज नहीं होगा हमारे पास, पॉलिटिकल आइडियाज़ नहीं होंगे, पॉलिटिकल थॉट को हम थॉट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे, उनमें दिलचस्पी नहीं लेंगे, तो हम किस तरह इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जब हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे तो हम गवर्नमेंट की स्कीम्स या पॉलिसीज़ को अप्रूव या डिसअप्रूव कैसे करेंगे। अगर हम अप्रूव करेंगे तो हम जस्टिफाई करेंगे उनकी पॉलिसीज़ को थ्रू डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। मिसाल के तौर पर एजुकेशन भाई सबके लिए फ्री होनी चाहिए, ठीक है। अब जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि एजुकेशन फ्री है या नहीं है, ठीक है, तब तो ये फ्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, डिबेट तो नेक्स्ट लेवल की बात है, ठीक है। पहले तो उसके बारे में हमें नॉलेज एक्वायर करना है, हमें एक इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, उसके बाद हम जस्टिफाई करेंगे। हम अग्री करेंगे तो जस्टिफाई करेंगे, अगर डिसएग्री करेंगे तो क्रिटिसाइज़ करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं जी जनाब, सोसाइटी को या मोर प्रिसाइजली सोसाइटी के हर मेंबर को अफेक्ट करती हैं बैडली या इन अ गुड वे, ठीक है। हम इस रियलिटी को कोई भी बंदा एस्केप नहीं कर सकता कि जनाब मेरे ऊपर जो है ना ये रिलेशनशिप्स या ये ताल्लुकात जो गवर्नमेंट और मासेस के दरमियान हैं उनका कोई भी इम्पेक्ट नहीं होता। ये तो एक आज के ज़माने में अगर आप कोई इस तरह की बात करता है तो वो एक फुलिश और स्टूपिडिटी होगी और एक नेव बात होगी, ठीक है, वो एक इलॉजिकल बात होगी, ठीक है। क्योंकि आजकल के ज़माने में गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो किसी सेगमेंट को ज़्यादा बेनिफिट दे रही होती हैं तो सोसाइटी के दूसरे सेगमेंट को क्या कर रही होती हैं, वो हो सकता है ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि वो उसके लिए हार्मफुल जो है वो साबित हो रही हैं, ठीक है। तो इस हार्मफुल इम्पैक्ट्स या अफेक्ट्स से बचने के लिए हमें पॉलिटिकल आइडियाज़ या पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ठीक है। अब आप ये आर्ग्यू करेंगे कि जनाब ये एक बात तो हमें समझ में आ गई कि पॉलिटिकल जो एक्ट्स हैं, गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, इक़दामात हैं, ठीक है, जिसको हम इक़दामात कहते हैं, वो तो हमारी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक इंडिविजुअल की लाइफ के लिए एक अलग ही सिग्निफिकेंस रखते हैं। लेकिन थाट्स और आइडियाज़ और मुख्तलिफ पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ने में हम अपना मत्था क्यों खपाएं। एक बात ये है ना कि जनाब देखें, जो हमारे पॉलिटिकल एक्शंस होते हैं, जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट के इवन जो स्कीम्स होती हैं, वो भी आइडियाज़ से ही इन्फ्लुएंस होती हैं। पहले आइडियाज़ आते हैं, आइडियाज़ ही इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एक्शंस और गवर्नमेंट के एक्शंस को। इसकी एग्जांपल मैं आपको हिस्ट्री से दे देता हूँ। हिस्ट्री में एग्जांपल्स इसकी बेतहाशा एग्जांपल है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। एक पॉलिटिकल थिंकर थे जिसका नाम मोंटेस्क्यू था। मोंटेस्क्यू ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। उस वक्त की जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उनको ये ऑब्ज़र्व कर रहे थे, उनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को इन्होंने स्टडी किया और उसके बाद इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। थ्री आर्गन्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के होते हैं। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके तीन आर्गन्स होते हैं, एक लेजिस्लेचर और एक जुडिशरी एंड देन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इन तीनों को इन्होंने सेपरेटली जो है ना वो पावर्स दे दी, ठीक है। एक दूसरे की पावर्स को इन्फ्रिंज नहीं करेंगी या इंटरफेयर नहीं करेंगी एक दूसरे की पावर्स में। अब ये एक उस वक्त का क्या था, एक मोंटेस्क्यू का एक आइडिया था, एक थ्योरी थी, एक पॉलिटिकल थॉट था। इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन आज कल के ज़माने में हम कहाँ देखते हैं। एक सुपर पावर है दुनिया की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रैक्टिकलिटी हम देख रहे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो फॉर्म है उसकी हमें मिलती है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब देखो पहले पॉलिटिकल थॉट या आइडिया था, उसके बाद इतना मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस किया इसने एज अ कॉन्सिक्वेंस। क्या हुआ कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल का इंटीग्रल पार्ट बन गया, किसका, यूनाइटेड स्टेट्स का। अगर हम ये कहेंगे कि आइडियाज़ इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, तो ये आइडियाज़ बिल्कुल इन्फ्लुएंस करते हैं। आजकल यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिलियंस ऑफ लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इन अ बैड वे और अ गुड वे, मोस्टली इन अ गुड वे, ठीक है। क्योंकि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वो बहुत ही एक बेहतरीन साबित हुई है यूएसए के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा नहीं, ये मेरे ख्याल से तीसरा चौथा सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा इसका पॉलिटिकल थॉट का। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर समझ पाएंगे इस चीज़ को। जितनी हम थ्योरीज़ पढ़ते हैं पॉलिटिकल थॉट में,
वो हमें हेल्प आउट करते हैं कि एक पर्सनल डेवलपमेंट हो जाए एक इंडिविजुअल की। हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसको डेवलप कर रहे होते हैं, हमारे जो पर्सनल कॉन्सेप्शंस हैं उसको डेवलप कर रहे होते हैं। हम अपनी पर्सनल कॉन्सेप्शंस और पर्सनल कैपेसिटी में ही जो है ना वो जजमेंट्स दे रहे होते हैं। कोई भी इशू है, सोशल इशू है या पॉलिटिकल इशू है, उसके बारे में हमारी अपनी भी एक राय होती है। वो राय हम किस बेसिस पर दे रहे होते हैं, वो हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दे रहे होते हैं या पर्सनल कॉन्सेप्शंस की बेस पर हम दे रहे होते हैं। अगर हमारी पर्सनल कॉन्सेप्शंस रॉन्ग होंगी तो वो जजमेंट्स भी क्या होंगी, रॉन्ग होंगी हमारी। अगर हमारी पर्सनल जो कैपेसिटी होगी या पर्सनल कॉन्सेप्शंस जो होगी वो हमारी ट्रू होंगी तो हमारी जजमेंट्स भी क्या होंगी, ट्रू होंगी। तो ये थ्योरीज हेल्प आउट करती हैं हमें कि हम एक अपने थॉट प्रोसेस को एक इंटेलिजेंट लेवल तक ले जाएं। इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल थॉट्स या पॉलिटिकल थ्योरीज या पॉलिटिकल आइडियाज़ हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम एक इंटेलिजेंट जजमेंट्स फॉर्म करें। इंटेलिजेंट जजमेंट्स जो है वो पॉलिटिकल आइडियाज़ के थ्रू बनाएं। ठीक है, तो इंटेलिजेंट जजमेंट्स को बनाना ये या अपने अंदर जो है ना वो उसको समाना, ये भी एक जो है ना वो वन ऑफ द एडवांटेजेस, दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ पॉलिटिकल थॉट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो सबसे आखिर में आपसे डिस्कस करूँगा, मतलब अभी डिस्कस करूँगा वीडियो के आखिर में, वो ये है कि स्टेटस को, जो स्टेटस को है वो किस तरह से जो है ना वो इन्फ्लुएंस करता है या फिर उसकी क्या जो है ना वो रोल होता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट। स्टेटस को सबसे पहले तो हम समझते हैं कि स्टेटस को है क्या। स्टेटस को वो है कि जनाब चेंज को हेट करना। अगर कोई इंडिविजुअल जो है ना वो चेंज सीकिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि वो स्टेटस को मेंटेन करना चाह रहा है। चेंज सीकिंग नहीं है, चेंज को हेट कर रहा है। चेंज वो बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी चेंज हो सकती है। अब नेचुरली जो इंसान है वो एक कंजर्वेटिव टेम्पर टाइप का इंसान है। ठीक है, तो इंसान जो है वो चेंज जो है वो मोस्टली जो लोग हैं वो चेंज को पसंद नहीं करते होते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टेटस को मेंटेन करना। स्टेटस को जो है ना वो प्रीवेलेंट कंडीशंस में जो है ना वो अपने आप को जमाए रखना। अच्छा, इंसान जो है वो अपनी आइडियोलॉजी को शिफ्ट नहीं करता, आइडियोलॉजी लर्निंग्स की तरफ ज़्यादातर वो ध्यान नहीं दे रहा होता। ठीक है, वो स्टेटस को में ही रहता है, वो उसी हालात में रहना पसंद करता है जिस हालात में वो पूरा काफ़ी दौर से वो रहता आया है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे दो जो है ना सिचुएशंस में आपके सामने रखूँगा। एक एग्रीकल्चर बेस्ड जो स्टेट्स थी या एग्रेरियन स्टेट्स थी, और दूसरी हमारे पास क्या थी कि कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल स्टेट्स थी। ठीक है, अब सिंपल एग्रेरियन स्टेट्स थी वो वहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी वो प्रैक्टिकेबल थी वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो उनका जो है ना वो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल था। वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल था वो भी जो है ना वो बहुत सिंपल था, और वहाँ पे डायरेक्टली जो है ना वो इलेक्ट कर सकते थे वो अपने रूलर्स को। ठीक है, डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू। लेकिन जो बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनी, तो उसकी फंक्शनिंग के लिए जो पुरानी नेसेसिटीज़, जो पुरानी जो पॉलिसीज़ थी या पुराने जितने भी कवानीन थे वो एप्लीकेबल नहीं हैं जो कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल स्टेट्स में होने चाहिए। तो ये जो इंसान की जो है ना वो टेंडेंसी है कि वो हमेशा जकड़ा रहता है एनाक्रोनिस्टिक आइडियाज़ के साथ, मतलब पुराने आइडियाज़ के साथ ही जो है ना वो जमा रहता है या जड़ रहता है। मतलब तो वो चाह रहा होता है कि अब इसमें क्या थे कि इंसान एक कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल स्टेट्स में भी वो एग्रेरियन स्टेट्स की पॉलिसीज़ या कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाह रहे होते थे, हालांकि वो प्रैक्टिकल नहीं है कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक पॉपुलेशन इवॉल्व हुई, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई। ठीक है, तो ये जो अब सर्टन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सर्टन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक ख़ास फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो सर्टन कंडीशंस के लिए एप्लीकेबल हो सकती है। मिसाल के तौर पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक सर्टन सेट ऑफ कंडीशंस के लिए जो है ना वो सूटेबल है या अप्रोप्रिएट है। हो सकता है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ना वो
अगर सेट ऑफ कंडीशंस चेंज हो जाएं या इवॉल्व हो जाएं या प्रोग्रेस आ जाए उसमें या फिर टेक्नोलॉजिकल एक रेवोल्यूशन आ जाए तो सेट ऑफ कंडीशंस भी चेंज हो जाएगी, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा, नेसेसिटीज़ चेंज हो जाएंगी, नीड्स चेंज हो जाएंगी, तो हमें जो है वो नए लॉज और नए जो पॉलिसीज़ हैं वो हमें ज़रूरत होंगी। तो इस नए लॉज और ओल्ड लॉज या नए पॉलिसीज़ या ओल्ड पॉलिसीज़ या नई न्यू आइडियाज़ या ओल्ड आइडियाज़ के दरमियान इंसान जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड रहता है, क्योंकि ओल्ड आइडियाज़ के साथ इतना वो एडहेर हो चुका है, इतना उसके साथ रोमेंटिसाइज़ कर दिया है अपने आप को ओल्ड आइडियाज़ के साथ। इंसान की एक नेचर है, क्योंकि वो चेंज नहीं चाह रहा होता, ओल्ड से न्यू में नहीं जाना चाह रहा होता, जब तक एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी जिसको हम तबाही कह दें, मेजर कैटास्ट्रॉफी ना आ जाए, या फिर एक वॉर की फॉर्म में जो है ना वो एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट ना आ जाए, या इकोनॉमिक डिप्रेशन ना आ जाए, बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन, इकोनॉमिक जिसको कह लें कि एक बहरान ना आ जाए, तब तक वो अपनी आइडियोलॉजी को जो है ना वो शिफ्ट नहीं करता या उसकी आइडियोलॉजिकल लर्निंग नहीं होती, हम इस तरह से उसका कहते हैं। तो ये स्टेटस को जो है ये हमेशा दुनिया में रहा है। एक होते हैं अटैकर्स ऑफ स्टेटस को, एक होते हैं डिफेंडर्स ऑफ स्टेटस को, ये हर ज़माने में होते हैं। आजकल भी आप देखेंगे कि हमारे पास जो हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो पुराने आइडियाज़ को जो है ना वो पसंद करते हैं, पुराने सिस्टम्स को पसंद करते हैं, ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ वो अपने आप को जो है ना वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लोग को क्या कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये चेंज सीकिंग नहीं है, ये स्टेटस को वाले लोग हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये इनकी तादाद बहुत कम है लेकिन होते हैं ज़रूर सोसाइटी में, हो सकता है 5% या 10% हो जो स्टेटस को चैलेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, जो स्टेटस को जो है ना वो स्टेटस को के ख़िलाफ़ वार एक वेज कर देते हैं कि हमें जो है ना वो चेंज चाहिए, क्योंकि वो फ्लॉज देख रहे हैं उस सिस्टम में, और उस सिस्टम में ओल्ड जो लॉज हैं, ओल्ड पॉलिसीज़ हैं वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, ठीक है। अब ये जो चेंजेस आ रही होती हैं, ये हमारे पास सेट ऑफ कंडीशंस किस तरह से चेंज होती हैं, जो दुनिया में चेंजेस आ रही हैं वो इनएविटेबल चेंजेस हैं। मिसाल के तौर पर पहले हमारे पास सोसाइटीज़ क्या थी, सिंपल थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी थी, ठीक है, एग्रेरियन सोसाइटीज़ या एग्रेरियन स्टेट्स हम कहते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ बनी, कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में हमें उसी तरह की सेट ऑफ कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमें जो है ना वो गवर्नमेंटल फॉर्म्स चाहिए थी, ठीक है। उसी तरह की हमें फिर नीड्स भी चेंज हो गई, इंसान की नीड्स चेंज हो गई, तो फिर उसी तरह के हमें लॉज इंट्रोड्यूस करने चाहिए थे, उसी तरह की हमें एजेंसीज़ जो है ना वो इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, उसी तरह की सर्विसेज जो है ना वो लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए हमें चेंज जो है ना वो लाना होगा, किस में, पॉलिसीज़ में, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ में, सर्विसेज में चेंज लाना होगा, नए लॉज इंट्रोड्यूस कराने होंगे, ठीक है। अब ये जो है वो स्टेटस को वाले लोगों को ये पसंद नहीं है, तो जो एडवोकेट्स हैं स्टेटस को के और जो डिफेंडर्स हैं स्टेटस को के, उनके दरमियान एक क्या है, स्ट्रगल है, ठीक है, स्ट्रगल है। ये पॉलिटिकल थॉट जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो पॉलिटिकल थॉट को पढ़ते हैं वो हमेशा चेंज सीकिंग होते हैं, ठीक है, वो स्टेटस को कभी भी जो है ना वो इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, वो प्रिवेलेंट सेट ऑफ कंडीशंस में पुराने जो है ना आइडियाज़ के साथ नहीं वो रहते हैं, क्योंकि वो उनका हमेशा वो लॉजिकली सोचते हैं, साइंटिफिकली सोचते हैं, और उनका जो है ना वो असेसमेंट करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो चेंजेस हैं दुनिया में आ रही हैं ये इनएविटेबल चेंजेस हैं। ये चेंजेस जो है ना वो किस को, इन चेंजेस का कॉज क्या हो सकता है, ये चेंजेस वॉर की वजह से आ सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से आ सकती हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स भी हो सकती हैं कि जनाब पॉपुलेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, ठीक है, और एजुकेशन जो है ना वो इम्प्रूव्ड हो सकती है जिस वजह से वो चेंजेस आ सकती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है ना रीज़न्स हैं। तो वर्ल्ड में ये चेंजेस आती रहेंगी, ठीक है। अभी भी हम जो है ना एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेस की तरफ जो है ना वो जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली एक प्रोग्रेस हो रही है। टेक्नोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा हो रही है, अवार्ड्स भी हमें देखने को मिली हैं, वॉर की वजह से भी चेंजिंग आई हैं। तो ये जो है स्टेटस को वाले लोग ये चेंज सीकिंग नहीं होते हैं, ठीक है, और चेंज सीकिंग होना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ओल्ड जो लॉज हैं वो ऑब्सलीट हो जाते हैं, वो फेवरेबल नहीं होते हैं नई सेट ऑफ कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो इस स्टेटस को चैलेंज करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल आइडियाज़, पॉलिटिकल नॉलेज की ज़रूरत होगी, ताकि हम स्टेटस को वाले जो एडवोकेट्स हैं, जो चैलेंज जो डिफेंडर्स हैं, उनको हम जो वो है कर सकें, वो हम उनको क्या कर सकें, फेस कर सकें, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो रही है और बाकी जो पॉइंट्स 3-4 रह गए हैं वो एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।